हेलो एवरीवन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहाँ तक हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था उससे आगे, कि किसी भी सर्किल का डायमेट्रिक फॉर्म। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास सर्किल के डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन हो, मतलब कि आप मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल का डायमीटर का ए कोई एंड पॉइंट है और बी भी कोई एंड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मुझे ए और बी का कोऑर्डिनेट पता हो तो उस केस में हम सर्किल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो ये हमने मेंशन किया है कि कुछ स्टेटमेंट है, ए और बी दो पॉइंट है ना, जो डायमीटर का एंड पॉइंट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ये थ्योरी मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बने, है ना, और फिर आपको कहीं और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी रैंडम पी पॉइंट सर्किल के डायमीटर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो फिर हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो एंगल ये यहाँ पे फॉर्म करता है ए बी एज ए डायमीटर, डायमीटर जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल फ्रेम करता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। उस केस में हम स्लोप का यूज करेंगे। स्लोप ऑफ ए पी की वैल्यू क्या होती है, वाई माइनस वाई वन, है ना, ए पी की बात कर रहे हैं। तो ए पी क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आगे कभी कोई दिक्कत इसमें ना हो। तो मानिए कि जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब भी हमारे पास दो पॉइंट हो कोई भी, ठीक है, मानिए कि हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, सपोज कि ये कोई लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और यहाँ का कोई पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। तो अगर ये दो पॉइंट मुझे गिवन हो ए और बी, और मुझे ए बी से जो लाइन पास करेगा इसका मुझे अगर स्लोप फाइंड करना हो, तो उसका जो फॉर्मूला होता है m इक्वल्स दैट इज डिफरेंस इन y, मतलब कि y2 माइनस y1 अपॉन डिफरेंस इन x, x2 माइनस x1। तो ये जो फॉर्मूला है इसी को हमने यहाँ पे यूटिलाइज करा है ना, मतलब कि y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। और सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे स्लोप ऑफ बीपी में यूज किया है, y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू। और एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर, जैसे ये एंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन्स आपस में 90 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रहे हैं तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा होता है -1, जैसा कि आप मेरे देख रहे हैं, है ना, उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, अब ये कैसे आया, एक बार ये मैं आपको बता के दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे कैसे आया। तो इसको हम फिलहाल साइड में कर लेते हैं। देखिए, एक वो आता है, हमारा फॉर्मूला आता है जो हम लोग पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ा भी होगा, कि दो लाइंस के बीच में एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। उसका जो फॉर्मूला है वो है tan थीटा इक्वल्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये फॉर्मूला होता है दो लाइंस के बीच के एंगल को फाइंड करने का। अब इसी में कुछ केस आता है कि पहला आता है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो तो उनका स्लोप आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और सेकंड क्या होता है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा हो तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो हो जाता है -1। तो इसी को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ये स्लोप हमने पहले फाइंड किया हुआ था, दैट इज -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इस वाले माइनस को हम इधर लेके आ गए, तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला बन गया। तो इसी हम लोग फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, अगर सर्किल का डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन हो तो हम सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो एक ये भी फॉर्मूला निकल के आता है जो बहुत सारे बुक्स में मेंशन भी है। अब जैसे अगर आप आर एस अग्रवाल देखोगे तो उसमें ये फॉर्मूला मेंशन नहीं होता है, और आर टी शर्मा में भी ये मेंशन नहीं होता है, लेकिन ये फॉर्मूला जेई के एंगल से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में कुछ मेंशन किया है कि ये क्या होता है, फिर ये क्या होता है, ऑर्डिनेट वगैरह। आई होप कि एब्सिसा मीन्स क्या हो जाता है, एक्स वाली वैल्यू, ऑर्डिनेट मीन्स वाई वाली वैल्यू, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, है ना, एंड सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ दोज whose diameters are the center of the circle this and this। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, उस सर्कल का जिसका डायमीटर का जो एंड पॉइंट है वो इस सर्कल का और इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी सर्कल हमें गिवन है उसका हमें
डायमीटर हमें पहले उसका सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। तो मान लिया पहले सर्किल को हमने C1 यहाँ पे जंक्शन कर लिया, ठीक है, पहले वाले को हमने क्या जंक्शन कर लिया, C1 कर लिया, दिस इज आर C1। तो C1 को सबसे पहले जब भी हम किसी सर्किल का सेंटर हम लोग निकालते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम लोग राइट हैंड साइड में 0 अप्रोच करें। तो वो मैंने 1 को मैंने इधर शिफ्ट किया, ये इधर 0 आ गया। अब सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, सेंटर का x वाला कोऑर्डिनेट वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है ताकि आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, ये और ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x जो आपको 6 पड़ रहा है ना, माइनस इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, 6/2 और ये 2 से कैंसिल हो गया, दैट इज -3। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, -14। कोफिशिएंट में ध्यान रखेंगे कि हम लोग कोफिशिएंट में साइन को इंक्लूड करते हैं हमेशा, प्लस हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर माइनस होता है तो हमें उसे इंक्लूड करना पड़ता है यहाँ पे। तो 2 सेकेंड ही कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 7। तो पहला जो हमारा सर्किल था दिस वन, इसका सेंटर हमने ये फाइंड कर लिया, -3,7, और इसी फॉर्मूले के हेल्प से हमें क्या करना है, ये जो सेकेंड वन सर्कल है इसका भी हमें सेंटर फाइंड करना है। उससे हमने सेम प्रोसेस को हमने अप्लाई किया है, इसको हमने C2 सर्कल मान लिया। अब इसका हमने सेंटर फाइंड करना, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज -5। ये देखो x का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, दैट इज -4, और यहाँ पे y का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस हो गया, ये 2 और ये 5, तो ये दोनों हमें मिल गए। अब एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया है कि हमें नाउ इस सर्कल का हमें इक्वेशन चाहिए जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट पहले वाले सर्किल का सेंटर है और दूसरा पॉइंट दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है ना, यही ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला दिस वन जो अभी आपने पढ़ा, ये रहा हमारा डायमीटर के एंड पॉइंट से निकालने वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, दिस इज योर y1 एंड दिस इज योर y2, उस सब की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, फर्दर सॉल्व किया है, जो आपको मिल के आया है दिस वन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के रिलेटेड 2-4 और क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, है ना, वीडियो बना के, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैं चाह रहा हूँ कि आप जो इतने सारे पैसे दे कि जेईई मेंस और एडवांस +2 मैथ्स की तैयारी करते हो, वो सारे नोट्स सारे कंटेंट आपको मैं यहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा, एवरीथिंग। इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि जो भी हम लोग यहाँ पे थियरी पढ़ रहे हैं, सपोज कि आपने यहाँ पे ये अभी थियरी पढ़ी सर्किल का डायमीटर फॉर्म वाला, पहले तो मैंने आपको इसकी डिटेल्ड थ्योरी यहाँ पे दे दी, उसके बाद इस थ्योरी पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी लिए कि आखिर मैथ्स में सिर्फ फार्मूला जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें इस फार्मूले को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कब नहीं करना है, ये भी जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी होता है। तो अब ये क्वेश्चन था कि ये पहला सर्किल, एक सर्किल ये था, एक सर्कल ये था, दोनों के सेंटर डायमीटर के एंड पॉइंट थे, और फिर हमें सर्कल का इक्वेशन लिखना था, है ना, तो वो काम हमने यहाँ पे बखूबी कर लिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि ए और बी जो है 2 पॉइंट्स है मेरे पास। अब 2 पॉइंट है तो किसी भी पॉइंट का हमेशा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो एब्सिसा है ये इस इक्वेशन का रूट्स है, रूट्स क्लास 10th वाला याद करिए, आप लोगों से पढ़ा हुआ था, और ऑर्डिनेट जो है वो इस वाले इक्वेशन का रूट्स है। तो हमने दोनों इक्वेशन को 1 and 2 यहाँ पे जंक्शन कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें इक्वेशन एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विथ ए बी एज ए डायमीटर। तो ए बी को अगर हम डायमीटर कंसीडर करेंगे तो हमें सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट चाहिए और बी का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, और वो जो हमें ए बी का कोऑर्डिनेट मिलेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो इक्वेशन 1 का रूट्स है, एंड गामा प्लस डेल्टा जो है वो इक्वेशन 2 का रूट्स है। डन। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, -b/a, जो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। सेम में हमारा यहाँ पे हमने यूज करा हुआ है
गामा प्लस डेल्टा का और गामा इंटू डेल्टा का, तो दैट इज माइनस बी बाई ए दिस एंड सी बाई ए दिस। अब क्या है, जो ए और बी है वो कोऑर्डिनेट्स हैं। ए जो है वो ए का एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा और बी का वाई हमारा ऑर्डिनेट। डन। तो चूंकि हमने ये पहले वाले इक्वेशन का रूट्स हमने अल्फा और बीटा जंक्शन किया था, तो अल्फा इसके दो रूट, ये दोनों जो हैं ये और ये एब्सिसा का काम कर रहे हैं, मतलब कि ये एक्स कोऑर्डिनेट का काम कर रहे हैं, और गामा और डेल्टा जो है ये दोनों वाई कोऑर्डिनेट का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ए का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखे तो कोई भी कोऑर्डिनेट दो चीज़ से मिलके बनता है, पहला मिलता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा मिलता है वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले हमने अल्फा को लिया यहाँ पे, अब वाई हमें लेना था, तो गामा जो था वो वाई कोऑर्डिनेट के लिए काम कर रहा था, तो हमने यहाँ पे गामा लिया। अगेन बीटा इज रिप्रेजेंटिंग द एक्स कोऑर्डिनेट, तो हमने यहाँ पे बीटा लिया और हमने फिर गामा को लिया, क्योंकि गामा वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमने क्या करना है, ए बी को एज ए डायमीटर ट्रीट किया हमने। अगेन डायमीटर का हमें फॉर्म वाला इक्वेशन में चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे उसको लिख दिया। फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग इसको ये लाए, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -2a, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है -2p, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है -b का स्क्वायर, और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू क्या है -q का स्क्वायर। वो हमने इसमें पुट किया और फर्दर इसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ये तो मिला हमें सर्कल का इक्वेशन जो हमें चाहिए था। अब क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो जब भी हम किसी सर्कल का रेडियस या सेंटर फाइंड करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक उसमें क्या होता है कि राइट हैंड साइड में हमेशा हमें जीरो को अप्रोच करना है। वो यहाँ पे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो पहला कंडीशन डन। उसके बाद हमें चाहिए सर्किल का सेंटर। इसको याद रखिए, जब भी आप किसी ऐसे सर्किल के इक्वेशन का रेडियस फाइंड करेंगे तो आपको सेंटर निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, बिना उसके नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर फाइंड किया। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो क्या था, माइनस, मतलब कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया, यू गेट हियर -a। उसी तरीके से सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 फिर कैंसिल, दैट इज -p। तो सेंटर हमें मिल गया -a, -p। गॉट इट यहाँ तक। नाउ अब हमें चाहिए रेडियस। तो ये होता है सर्कल के रेडियस को फाइंड करने का फॉर्मूला, अगर सर्कल का इक्वेशन ऐसा हो तो। ठीक है, g² f² माइनस कॉन्स्टेंट टर्म। ये g f और कुछ नहीं है, सेंटर का x और y कोऑर्डिनेट होता है ना, इसी को हम लोग g बोल देते हैं, दैट इज -g होता है और -f होता है। क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस के होने या ना होने का कुछ फर्क पड़ने वाला वहाँ पे नहीं है। तो g की वैल्यू क्या हो गई, -a हमने यहाँ पे पुट किया, f की वैल्यू -p हमने यहाँ पे पुट किया। इज इट ओके, ठीक है ना। अब कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है कि जिसमें भी x और y का टर्म ना हो उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं, तो ये पूरा हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, है ना। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया और हमें क्या मिल गया, सर्कल का रेडियस। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए हैं। तो ये जो था सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक टॉपिक का छोटा 10 मिनट 15 मिनट का एक वीडियोस, पहले उसकी पूरी थ्योरी की डेरिवेशन क्यों होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है ना। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। कुछ क्वेश्चन बोर्ड लेवल के होंगे, कुछ जेई मेंस के होंगे और कुछ जेई एडवांस के होंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको जेई के कब तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए और क्या आपको रिक्वायरमेंट है। वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप यहाँ पे आके मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी नाम के चैनल पे, जो मेरा अपना चैनल है, मैं आपको पूरे मैथ्स का इंटायर डिटेल्ड सॉल्यूशन, डिटेल्ड थ्योरी, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको देता रहूँगा। आपको इसके लिए कुछ भी, कहीं भी कुछ भी पे नहीं करना है। आज के लिए इतना।